नमस्कार दोस्तों, रीड एंड पास दिएस में फिर आपका स्वागत है एक बार। और आज फिर हम कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे लाए हैं जो एसएससी और रेलवे की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम बिंदुओं पर बात करेंगे और जहाँ कहीं भी आपको अगर कोई भी बिंदु में समस्या होता है तो आप बेहिचक आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो पहला जो है आपका बिंदु है वो है मध। तो बता दें मित्रों कि प्राचीन काल में खास करके सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है मध का प्रयोग करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो खुदाई हुआ है तो शायद उसमें आपका गन्ना का अवशेष नहीं मिला है। इससे यही पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो मिठास के लिए मध का प्रयोग करते थे। इसके बाद है गेहूँ और जौ। सिंधुवासी का सबसे महत्वपूर्ण जो आपका भोजन था वो गेहूँ और जौ था, यानी गेहूं और जौ की खोज की बात भी कहा जाए तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ही जाता है। तीसरा हम लोग चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला या मुर्दों का नखलिस्तान या फिर आपका सिंधु का बाग भी कहते हैं। तो सिंधु का नखलिस्तान, मुर्दों का टीला या सिंधु का बाग, ये तीनों आपका मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसके बाद सरस्वती। वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख है। वर्तमान समय में इस नदी का अवशेष नहीं मिलता, यानी विलुप्त माना जाता है। लेकिन अभी भी आपका जो इलाहाबाद आपका शहर है जो गंगा जमुना सरस्वती पे आपका स्थित है, तो आज भी इसका अंदरूनी बहाव है। लेकिन अगर वैदिक काल में देखा जाए तो ये नदी काफ़ी आपका पवित्र मानी जाती थी। इसके बाद आइए हम लोग गायत्री मंत्र का भी उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना है और इस वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको मिलता है। अष्टाध्यायी एक आपका पुस्तक है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में राजनीतिक का व्याकरण का वर्णन है ना। तो आपका अष्टाध्यायी किससे जुड़ा हुआ है? व्याकरण से जुड़ा हुआ है। भारत का प्रथम साम्राज्यवादी राजा कौन था? तो आपको बता दें कि भारत का प्रथम जो आपका साम्राज्यवादी राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसने न केवल भारत में बल्कि अभी के डेट से देखा जाए तो ये ईरान तक शासन किया। तो इस हिसाब से इसको कहा जाता है कि भारत का ये प्रथम साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक अपने क्षेत्र को फैलाना, और उस समय भारत की जो स्थिति था ईरान तक था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 99 भाई का। आपने देखा कि अशोक जो है गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाई की हत्या की, और इसी हत्या के बाद जो है उसने 361 ईसा पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध भी लड़ा, और इस कलिंग के युद्ध में बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए। तो उसके बाद जो है अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। आपको पता होगा कि 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन जस्ट इसके बाद जो 53 है उसमें बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ का जो कार्यपालिका का शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कोई भी कानून जो है वो तभी आपका मान्य होगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। इसके बाद महाभियोग। चूँकि हम जानते हैं कि जब कभी भी हम कोई भी नेता शपथ ग्रहण करता है तो संविधान पर हाथ रख के कसम खाता है कि मैं जो भी कार्य करूँगा संविधान के अनुसार करूँगा। अगर संविधान के खिलाफ मैं कोई कार्य करता हूँ तो मुझसे इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर राष्ट्रपति भी ऐसा करता है तो अगर वो संविधान का दुरुपयोग करता है या संविधान का अवहेलना करता है तो वैसे परिस्थिति में उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। यह अनुच्छेद आपका 61 में वर्णित है। महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर लोकसभा लाती है तो राज्यसभा को कोरम पूरा करना होगा, अगर वो लाती है तो लोकसभा को 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होगा। अगर ये साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन बता दें मित्रों कि अभी तक ऐसे हमारे कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए हैं
जिन पर महाभियोग लाया गया हो। इसके बाद हम लोग आते हैं 21 वर्ष। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था में जो व्यक्ति है अगर वो इच्छुक है कि हम खड़ी हों तो उसके लिए 21 वर्ष निर्धारण किया गया है। आप जानते हो कि भारत में वही व्यक्ति वोटिंग कर सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका हो, या फिर भारत में अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा का मेंबर बने तो आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम राज्यसभा का मेंबर बने तो आपके उसके लिए 30 साल उम्र होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आपका 35 साल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 21 साल जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। दोमट मिट्टी धान के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको प्रश्न पूछेगा कि धान की उत्पादन के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन माना जाता है, तो वो है दोमट। दोमट जो है जलोढ़ मिट्टी का ही एक हिस्सा है। मालवा का पठार जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार आपका महाराष्ट्र में है। ये मालवा का पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मालवा के पठार में आपका जो है काली मिट्टी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी हुआ था प्राचीन काल में, और ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकला था, मलबा निकला था, उसी के जमने से इस पठार का निर्माण हुआ है। तो खास करके यह काली मिट्टी के लिए जाना जाता है मालवा का पठार। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण का वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। अगर पूछेगा कि दक्षिण का वृद्ध गंगा कौन है तो आपका गोदावरी है। अगर पूछेगा कि दक्षिण का पवित्र गंगा कौन है तो आपका कावेरी हो जाएगा। ये आपका 1465 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे भी आप मान के चलिए कि दक्षिण भारत में जो भी नदियां हैं वो उसका ढाल जो है आपका पूरब की ओर होने के कारण वो आपका बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर गिरती है। इसके बाद डेल्टा, भारत की मैक्सिमम नदियां जो हैं आपका डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियां जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण न करके एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। तो आपको प्रश्न हमेशा आता है कि नर्मदा और ताप्ती आप जानते हैं कि आपका अरब सागर में गिरती है और ये नदी जो है डेल्टा ना बना करके एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली चाहे वो आपका गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, महानदी हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये सारी नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत और बांग्लादेश में ही है और यह है सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद हम लोग आते हैं दोआब। दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। आपको याद होगा जब इतिहास पढ़िएगा मध्यकालीन भारत तो उसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोआब क्षेत्र में बहुत ऊंचा कर लगाया था। इत्तेफाक से उस वर्ष जो है दोआब क्षेत्र में उत्पादन नहीं हो पाया था सुखाड़ के कारण, जिसके कारण उसको गद्दी भी छोड़ना पड़ा। तो इसके बाद आइए, इसके बाद आपका है मौसमी घटना। आप जानते हो कि जैसे जैसे आप वायुमंडल में ऊपर जाते हो आपका जो वो विरल होते जाता है और हमारा वायुमंडल जो है कई परतों में विभाजित है। इसको हम लोग 5 परतों में विभाजित करते हैं। जब हम वायुमंडल पढ़ाएंगे तो उसको और विस्तार से पढ़ाएंगे। लेकिन जो आपका मौसमी घटनाएं होती है वो आपका क्षोभ मंडल में होती है। जैसे बादल का तैरना या बारिश होना या फिर बिजली का चमकना या बादल फट जाना, अत्यधिक बारिश हो जाना, धूल, आंधी, गैस का हवाएं चलना, ये सारी घटना आपका क्षोभ मंडल में होती है। इसके बाद शुक्र। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसको पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहा जाता है। यह एक चमकीला ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में 98% जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। इसको सौंदर्य का देवी भी कहा जाता है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है और यह जो है पृथ्वी के विपक्ष यानी उल्टा घूमती, यानी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वो आपका पूरब से पश्चिम लगाती है। इसके बाद जूट का उत्पादन की बात करें तो जूट के उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल जो है वो आपका काफ़ी आपका लोकप्रिय है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा आपका जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। अगर हम बिहार की बात करें तो इससे सटे हुए आपका पूर्णिया जैसे क्षेत्र में आपका जूट का उत्पादन होता है, जिससे बोरा वगैरह आप देखते होंगे चीनी जिसमें रखाता है वो बोरा का निर्माण जूट से ही
होता है। अंतरिक्ष में आकाश आपका ब्लैक दिखेगा, यानी जहाँ कहीं भी वायुमंडल नहीं है, चाहे आप चंद्रमा की बात करें या अन्य ग्रह की बात करें, जहाँ पे वायुमंडल नहीं है वहाँ पर आकाश जो है ब्लैक दिखता है। और अंतरिक्ष में जाने पर आपको आकाश कैसा दिखेगा, तो ब्लैक दिखेगा। और ये आपका वायुमंडल के अभाव के कारण होता है। एक जीवन काल में एक व्यक्ति को 2 बार 20-20 दांत आता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक व्यक्ति के जीवन काल में कितने बार 20 दांत आते हैं, तो 2 बार। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है, जिसको हम लोग लीवर, जिगर, यकृत या कलेजा इन नामों से जानते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रंथि आपका लीवर है, हमारा पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग जो है कच्चे फल को पकाने के लिए किया जाता है, यानी कच्चे फल को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस को प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखते होंगे हरा हरा जो आपका आम है वो बिल्कुल पक करके तैयार हो जाता है, तो इसका प्रयोग हम उसके लिए करते हैं। इसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम बना, तो वह है आपका बदरुद्दीन तैयब जी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बने। सागर माथा, आप जानते होंगे कि सागर माथा एवरेस्ट को कहा जाता है। आपको पता होगा हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में जमे हुए अवसादों से हुआ है, इसलिए अवसाद से होने के कारण इसका जो सबसे ऊपरी भाग है या चोटी है उसको हम लोग माथा कहते हैं। चूँकि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है और यह सागर माथा जिले में स्थित भी है। इसके बाद निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 21 का संबंध जो है आपका प्राणदैहिक स्वतंत्रता से है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आर्टिकल 21 के तहत दोषी माना जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने की आपका संप्रभुता प्राप्त है। और आपको बता दें कि यहाँ तक जो प्रोस्टिट्यूट होता है, वैश्या होता है, उसको भी इसी आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये आपका 21 जो है प्राणदैहिक स्वतंत्रता, ये आपका जापान के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल 21 आप समझ गए होंगे कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता क्या है। अगर कोई व्यक्ति 110 वर्ष का है, बीमार है, तब भी आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर क्योंकि उसको अंतिम क्षण तक जीने का अधिकार है। अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो ये आपका इस अनुच्छेद का क्या होता है, खिलाफ होता है। दर्रा, 2 पहाड़ियों से के बीच वाले क्षेत्र को दर्रा कहते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं दर्रों से आपका व्यापार किया जाता था, यानी प्राचीन काल में यूरोप जो हमारे के यहाँ से मसाले जाते थे उसमें इन दर्रों का उपयोग किया जाता था। खैबर दर्रा, बुर्जिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये ऐसे दर्रे हैं जिससे प्राचीन काल में व्यापार हुआ करता था। तो मित्रों हम समझते हैं कि सारे पॉइंट को आप आसानी से समझ गए होंगे। इसको अगर बार बार आप रिमाइंड करते हैं या इस हमारे वीडियो को सुनते हैं, है ना, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। फिर हम कल ये बहुत सारे सिलेक्टेड प्रश्न को लाऊंगा, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।